हेलो व्यूअर्स, स्वागत है सभी का टाइम ड्राइव शो के एक और नए एपिसोड में, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन जब बात होती है नई गाड़ियों, सवारियों और उनसे जुड़ी जानकारियों की। तो क्या खास है आज के इस टाइम ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम ड्राइव शो में आपको मिलवाएंगे एक सेम ब्रांड की, सेम सेगमेंट की दो ऐसी गाड़ियों से जिनको लेकर कस्टमर्स को बहुत दुविधा रहती है। बात करेंगे मारुति की XL6 और मारुति की ही अर्टिगा की, और उसके बाद बारी है KTM की 2024 ड्यूक 390 की सवारी की। कितनी बदली है, किस तरह का परफॉर्मेंस है, सभी कुछ आज के टाइम ड्राइव शो में। अमूमन दो गाड़ियों का हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो दो डिफरेंट ब्रांड्स की सेम सेगमेंट की गाड़ियों को हम आमने सामने रखते हैं, और कौन सी गाड़ी में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस, फीचर्स, डिज़ाइन और कीमत के हिसाब से कौन सी ज़्यादा किफ़ायती है, उस पर हम आखिर में अपनी मोहर लगाते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है, ये जो कंपैरिजन है, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग होने वाला है बाकी सभी कंपैरिजन से, क्योंकि इस वीडियो में हमारे साथ एक ही ब्रांड की दो गाड़ियाँ हैं, जिसमें से पहली गाड़ी है मारुति की ये XL6 जो मारुति नेक्सा के थ्रू बेचती है, और दूसरी गाड़ी है मारुति की ही अर्टिगा जो मारुति अरीना के थ्रू बेचती है। अब इन दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखने का मतलब ये है, ये जो गाड़ी है XL6 ये थोड़ा प्रीमियम एंड पर मारुति इसको बेचती है, और ये जो अर्टिगा है इसको थोड़ा नॉन प्रीमियम एंड पर मारुति बेचती है। लेकिन कौन सी अंत में ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी आपके लिए बन सकती है? अर्टिगा की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट पे कुछ इस तरह ग्रिल है, यहाँ पे क्रोम के एलिमेंट्स आपको थ्रू आउट ग्रिल में देखने को मिल जाएंगे। बड़ा सा सुजुकी का लोगो है एंड क्रोम एक्सेंट यहाँ पे ग्रिल के नीचे की तरफ भी इसमें दिया गया है। पियानो ब्लैक थोड़ा एलिमेंट इसके फॉग लैम्प के हाउसिंग के आसपास देखने को मिल जाता है, एंड ये कुछ इसके फ्रंट एंड में मारुति की अर्टिगा में देखने को मिलता है। XL6 की बात करें तो यहाँ पे मामला देखने में ही थोड़ा प्रीमियम हो जाता है। बड़ा सा ये क्रोम एलिमेंट यहाँ पे इसके ग्रिल में दिया गया है, सुजुकी का बड़ा सेंटर में लोगो है, क्रोम का एलिमेंट या नीचे की तरफ भी इसके ग्रिल में देखने को मिल जाता है। तो यस, दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखें तो प्रीमियमनेस ज़रूर फील होती है। थोड़ा डिज़ाइन के हिसाब से जो हेडलैम्प का डिज़ाइन है, जो DRL का डिज़ाइन है, वो भी थोड़ा प्रीमियम एंड की तरफ जाता हुआ ज़रूर दिखाई देता है। अब अलॉय व्हील्स की बात करूं तो यहाँ पर भी डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्यूअल टोन मशीन कट ही दोनों में अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, लेकिन डिज़ाइन का फ़र्क दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो व्हील साइज़ दिया गया है वो है 15 इंच का, एंड इसमें जो है आपको 16 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। ORVMs की बात करूँ तो यहाँ पर जो है इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, फ्रंट में कैमरा इसमें दिया गया है। इसमें जो है आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है। तो साइड का जो डिज़ाइन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत क्लैडिंग का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो एक और अंतर है इन दोनों गाड़ियों में वो है इनके डायमेंशंस को लेकर। अब रियर एंड की बात करें तो डिज़ाइन हालांकि दोनों का जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, कोई अंतर वहाँ देखने को नहीं मिलता है। जो चीज़ें हैं वो प्रीमियमनेस वाला फील थोड़ा वहाँ ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अर्टिगा की बात करें तो क्रोम की ये स्ट्रिप यहाँ पर सेंटर में दी गई है, अर्टिगा की ब्रांडिंग है, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिल जाती है, एंड टेल लैम्प्स वही L शेप, यहाँ कुछ इस तरह से LED टेल लैम्प्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे इसका जो रियर एंड है यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश प्लस क्रोम का ये स्ट्रिप भी पीछे की तरफ देखने को मिल जाए। तो ये एक पियानो ब्लैक जो एलिमेंट है ये एक एडिशन है कंपेयर टू अर्टिगा XL6 में। एंड जो टेल लैम्प्स का डिज़ाइन है वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। हालांकि LED टेल लैम्प्स हैं, लेकिन अंदर से जो फिनिशिंग है थोड़ा बहुत ब्लैक एलिमेंट आपको इसके टेल लैम्प्स में देखने को मिलेगा, जबकि जो अर्टिगा के टेल लैम्प्स हैं वहाँ पर कुछ ऐसा मामला नहीं दिया गया। XL6 की बड़ी सी ब्रांडिंग, अगेन स्मार्ट हाइब्रिड वर्जन है तो यहाँ पे ये इसकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड रियर में वही जो फ्रंट में देखने को मिला था, यहाँ पे स्किड प्लेट रियर में वही ग्रे टोन में इसमें देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क यहाँ पे है, उसका जो रिफ्लेक्टर है यहाँ पे वर्टिकल दिया गया है XL6 में, उसमें जो है हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह से देखने को उसका रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बाकी सेंसर्स, कैमरा दोनों में ही देखने को मिलते हैं। एडिशन जो इसमें है वो है 360 डिग्री कैमरा का। अब इस अर्टिगा के इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो इंप्रेशन आता है बैठने के बाद, फ्रंट डैशबोर्ड में, डोर्स में वो थोड़ा ड्यूअल टोन वाला फील मारुति ने इस अर्टिगा में देने की कोशिश करी है। बेज प्लस ये थोड़ा सा वुडन फिनिश, एंड यहाँ पे ये ग्रे टोन में इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिया गया है। हालांकि हार्ड प्लास्टिक है बट कुछ इस तरह से मामला यहाँ पे है। एंड 7 इंच के आसपास का स्क्रीन का साइज़ है, जिसमें आपको रेडियो, FM, फ्यूल माइलेज, टाइम, सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेटिंग्स, डेट, टाइम, लैंग्वेज, जो बेसिक चीज़ें अमूमन हम गाड़ियों में देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो वही सब यहाँ पे भी इसमें देखने को
मिल जाता है। एंड नीचे की तरफ आएँ तो ये AC कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 2 डायल्स एंड रेस्ट आप बटन्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट, USB चार्जिंग पॉइंट, नो वायरलेस चार्जिंग, कुछ सामान रखने की जगह है एंड कूल्ड कप होल्डर्स इसमें देखने को मिलते हैं। ये जो गाड़ी हमारे साथ है ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक वाला वर्जन है, स्मार्ट हाइब्रिड वाला वर्जन हमारे साथ है। आर्म रेस्ट, स्लाइडेबल, बॉटल होल्डर्स के अच्छा खासा स्पेस डोर्स में देखने को मिल जाता है। एंड जो सीट्स का मटेरियल है वो यहाँ पे आपको फैब्रिक देखने को मिलेगा इस अर्टिगा के अंदर एंड वो ड्यूअल टोन में थोड़ा इसका भी फैब्रिक यूज़ करा गया है। स्टीयरिंग पर आएँ तो लेफ्ट साइड में इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसको कंट्रोल करने के बटन्स हैं। नीचे कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, वॉइस कमांड के ऑप्शन दिए गए हैं। राइट साइड में यहाँ पे क्रूज कंट्रोल की सेटिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है 2 डायल्स दिए गए हैं जिसमें आपको लेफ्ट साइड में इसका टैकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। फ्यूल गेज का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ मैनुअल में दिया गया है। सेंटर में MID दिया गया है जिसमें आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, गियर इंडिकेटर, ओडोमीटर, टेम्परेचर, टाइम, ये सब ऑप्शन यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाते हैं। जो स्टीयरिंग का फील है यहाँ पे वही थोड़ा बहुत वुडन फिनिश, हालांकि है प्लास्टिक है वहाँ पे भी यहाँ पे भी, लेकिन वुडन फिनिश यहाँ पे दिया गया है। लेदर स्टिच स्टीयरिंग इस वाले वेरिएंट में यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है। एंड ऑल्सो 6 स्पीड ऑटोमेटिक है तो ये पेडल शिफ्टर्स के साथ यहाँ पर ये आता है। तो मामला कुछ ये है इसकी पहली कतार का। अब मिडल रो की बात करें इस अर्टिगा की तो यहाँ पे सबसे पहले 12 वोल्ट का सॉकेट, कुछ सामान रखने की थोड़ी बहुत यहाँ जगह, एक फ़ोन आप यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो सीट मैंने आगे की एडजस्ट करी थी अपने हिसाब से करी हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो है जिस पोजीशन में सीट थी यहाँ पर मामला थोड़ा तंग लग रहा है, लेकिन ऑप्शन है इसको पीछे करने का, इसको रिक्लाइन करने का। अब इससे होगा क्या, थर्ड रो का मामला हो जाएगा ऑलमोस्ट ख़त्म, लेकिन इस पोजीशन में आने के बाद थोड़ी कंफर्टेबल अभी सेकंड रो लग रही है। एंड ऑल्सो ये सीट भी आप उस हिसाब से स्लाइड या इसको रिक्लाइन कर सकते हैं। एंड ये कुछ 60-40 स्प्लिट के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें जो है कैप्टन सीट्स वाला ऑप्शन नहीं है जो कि XL6 में है, वहाँ पर मैं बैठ के आपको वो दिखाऊंगा, लेकिन मामला कुछ इसकी सेकंड रो में ये है। थोड़ा एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे हिसाब से लेग रूम, थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है एंड हेड रूम भी यहाँ पे मेरे हाइट के हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे है। तो एडजस्ट करने के बाद भी मुझे लग रहा है थोड़ा मामला ज़्यादा तंग हुआ है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट मैं कहूँ कि अगर कोई बैठा है एडल्ट तो मुझे लगता है बहुत देर तक कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा, बट फिर भी वो एग्जैक्ट स्पेस, आपके नीज़ यहाँ टच होंगे सीट वगैरह पे, थाई सपोर्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। हेड रूम यहाँ पे हालांकि अच्छा देखने को मिल रहा है। 2 कप होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं एंड 12 वोल्ट का सॉकेट, ये पीछे की तरफ भी इसमें थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए इसमें देखने को मिल रहा है। तो डिसेंट स्पेस है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं कहूँगा लंबी जर्नी के लिए, बट येस ऑफकोर्स बच्चे बैठे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत है इस थर्ड रो में नहीं होने वाली है। एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी यहाँ पे पीछे के पैसेंजर्स के लिए इसमें मिल जाते हैं। अब इस XL6 के अंदर बैठने के बाद यहाँ पर मामला हो जाता है ड्यूअल टोन के बजाय ब्लैक्ड आउट पूरा फील इसमें दिया गया है, शायद थोड़ा स्पोर्टी एलिमेंट बरकरार रखने के लिए। एंड उस प्रीमियमनेस को बरकरार रखने के लिए सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे इसमें ये लेदर सीट्स इस XL6 में मारुति ऑफर करती है एंड ऑल ब्लैक इंटीरियर है। एडिशनल एक और चीज़ जो इस XL6 में है वो है वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन इसमें आता है इसके फ्रंट सीट्स के लिए। इसके अलावा USB चार्जिंग पॉइंट, 12 वोल्ट का सॉकेट एंड सेम जो AC कंट्रोल्स का फील है सेम है, बस कलर चेंज हो गया, यहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे बेज था। एंड यहाँ पे जो है इसमें 360 कैमरा बैठते ही आपको अपना यहाँ पे नज़ारा दिखाएगा, जिस तरह से ये डिस्प्ले एंटर करने के बाद यहाँ देखने को मिल रहा है। एंड इसके अलावा जो लेआउट है या कहीं कलर स्कीम जो है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में वो भी ब्लैकड आउट हो गई है। वहाँ पे थोड़ा ब्लू टोन का इस्तेमाल करा हुआ था, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से है। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन वाइज या साइज़ वाइज कोई चेंज नहीं है, स्क्रीन वैसा ही इसमें भी देखने को मिलता है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक इसका भी हमारे साथ है, स्मार्ट हाइब्रिड वाला, एडजस्टेबल आर्म रेस्ट, लेदर स्टिच के साथ आता है ये भी। एंड स्टीयरिंग पर आए तो यहाँ पे भी लेदर स्टिच है एंड यहाँ पे इसमें जो है वुडन फिनिश हालांकि इसके डैशबोर्ड में यहाँ पे दी गई है, लेकिन ये सिल्वर एक्सेंट जो देख रहे हैं ये इसमें एडिशनल इन टर्म्स ऑफ डैशबोर्ड या कैबिन फील में यहाँ देखने को मिल जाता है। एंड सेम वही सिल्वर फिनिश इसके स्टीयरिंग में भी इधर इसमें दी गई है। फीचर्स की बात करूँ तो सेम वही इंफोटेनमेंट कंट्रोल के बटन्स लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल, कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट और वॉइस कमांड के बटन यहाँ नीचे की तरफ दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो इसमें बिल्कुल डिट्टो सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों गाड़ियों में। वही इन्फॉर्मेशन जो अर्टिगा में देखने को मिल रही थी, सेम इन्फॉर्मेशन एंड सेम जो MID है सेंटर में उस स्क्रीन में वही इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, कोई चेंज नहीं है। पैडल शिफ्टर्स इसमें भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। सो ओवरऑल ये कुछ फील है इसके फ्रंट कैबिन या फ्रंट रो का बात करें। अब दूसरी कतार जो मैं बात कर रहा था इस XL6 में एक्स्ट्रा जो चीज़ मिलती है वो है यहाँ पे कैप्टन सीट्स का ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है। लेदर स्टिच सीट्स आपको सेकंड थर्ड रो की भी यहाँ मिलती हैं, ऑब्वियस बात है। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ अपने हिसाब से एंड यहाँ पे लेग रूम, थाई सपोर्ट, हेड रूम अच्छा खासा मेरे हिसाब से। एंड यहाँ पे थोड़ा वो एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको
आर्मरेस्ट के तौर पर इस कैप्टन सीट्स में यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा जो ओवरऑल फील सेम ब्लैक्ड आउट फील यहाँ पे भी सेकंड रो में देखने को मिल रही है। ब्लोअर वगैरह जो दिए गए हैं यहाँ पे सेम अर्टिगा वाला ही मामला यहाँ पे भी इन टर्म्स ऑफ ब्लोअर सेकंड रो के और थर्ड रो के लिए यहाँ पे देखने को इसमें मिल जाता है। 12 वोल्ट का सॉकेट है एंड यहाँ पे सेम वही डिज़ाइन के साथ यहाँ पे ब्लैक्ड आउट, हालांकि ये एलिमेंट्स हैं सब प्लास्टिक जो है यहाँ पे फ़ोन रखने की जगह एक सेम वैसी ही अर्टिगा वाली इसमें भी दी गई है। एंड ऑल्सो बॉटल होल्डर्स की बात करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट रो में भी अच्छा स्पेस है और सेकंड रो में भी बॉटल होल्डर्स के लिए यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। 1 लीटर की बॉटल ईजिली चारों दरवाज़ों में आप रख सकते हैं। एंड ऑल्सो थर्ड रो में भी कुछ स्पेस है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या इस XL6 की थर्ड रो अर्टिगा ज़्यादा, क्योंकि इसका जो लेंथ है 50 मिलीमीटर एक्स्ट्रा है अर्टिगा के मुकाबले एंड ऑल्सो विड्थ भी थोड़ा ज़्यादा है अर्टिगा के मुकाबले। तो थर्ड रो क्या ज़्यादा प्रैक्टिकल साबित होती है नहीं, एक बार उसको देखते हैं। अब यहाँ बैठने के बाद जो वहाँ पे एकदम कट टू कट मामला था, सीट से जो मेरी लेग्स हैं वो एकदम चिपकी सटी हुई थी, लेकिन यहाँ पर हल्का सा स्पेस मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है एंड थोड़ा ज़्यादा मैं कहूँ कंफर्टेबल भी यहाँ पे इसकी थर्ड रो में इस स्पेस की वजह से इस XL6 में मुझे ज़रूर लग रहा है। तो वो थोड़ा सा अंतर मार्जिनल फ़र्क है, हालांकि लेंथ और विड्थ में लेकर तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको वो इसकी थर्ड रो में बैठने के बाद ज़रूर महसूस होगा। एंड अगेन एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे भी हैं एंड यस ऑफ कोर्स जो ओवरऑल फील है थोड़ा प्रीमियम इस XL6 में बैठने के बाद भी ज़रूर लगता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्टिगा और XL6 के परफॉर्मेंस के आंकड़ों के बारे में, किस तरह का परफॉर्मेंस ड्राइव हैंडलिंग देखने को मिलता है इन दोनों गाड़ियों में। तो इंजन की बात करूं तो इंजन दोनों गाड़ियों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन अर्टिगा और XL6 दोनों में दिया गया है। पावर फिगर्स भी सेम है, कोई अंतर वहां पर देखने को नहीं मिलता है। और परफॉर्मेंस जो है दोनों गाड़ियों में इंजन सेम है, तो वहां पर कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। शुरुआत में एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ही तेज सरार महसूस बेशक ना हो, लेकिन जो इंजन की रिफाइनमेंट है वो आपको शुरुआत से ही ड्राइव में महसूस होनी शुरू हो जाएगी और उस मामले में ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। चाहे वो सिटी की बात हो, हाईवे की बात हो, दोनों ही माहौल में इंजन बेहद ही रिफाइंड फील होता है। अब कंफर्ट सस्पेंशन सेटअप कॉम्बिनेशन किस तरह का है बात करूं उसकी, तो अर्टिगा की बात करूं तो वहां पर सस्पेंशन सेटअप जो है परफेक्टली काम करता है। अचानक स्पीड ब्रेकर या पोर्टल्स आते हैं तो वहां पर एब्जॉर्प्शन अच्छा देखने को मिलता है। सीट का होल्ड थोड़ा बेटर हो सकता था या सीट कंफर्ट भी थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन दूसरी तरफ XL6 में बेटर होल्ड देखने को मिलता है सीट्स में और कंफर्टेबल भी थोड़ी ज्यादा ये अर्टिगा के मुकाबले फील होती हैं XL6 की सीट्स। ब्रेकिंग की बात करूं तो प्रिसाइज है, सटीक है, तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार, सिटी हाईवे दोनों माहौल में ब्रेकिंग को लेकर दोनों ही गाड़ियों में मुझे दोनों ही माहौल सिटी और हाईवे में कोई इशू महसूस नहीं हुआ। ओवरऑल एज ए पैकेज, एज ए कंक्लूजन अगर बात करें आपको कौन सी गाड़ी की तरफ जाना चाहिए, आपके लिए कौन सी गाड़ी परफेक्ट हो सकती है इन दोनों में से, अगर आप चूज करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मेरी तरफ से जो लोग XL6 की तरफ जाना चाहते हैं तो वो अगर अपनी इस 7 सीटर में कुछ प्रीमियम एलिमेंट्स तलाश रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं उन सब चीज़ों के लिए, उन सब फीचर्स के लिए, डिज़ाइन में वो प्रीमियमनेस एक्सपेक्ट करते हैं और कैबिन फील में भी वो प्रीमियम एलिमेंट थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं। एंड साथ ही साथ जो थर्ड रो है वहाँ पे थोड़ा बेटर कंफर्ट इन टर्म्स ऑफ 7 सीटर जो अमूमन हम देखते हैं, लेकिन उनके मुकाबले थोड़ा बेटर कंफर्ट या बेटर स्पेस एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस मायने में मुझे लगता है XL6 एक अच्छा ऑप्शन ज़रूर बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अपना थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं लेकिन 7 सीटर लेना चाहते हैं और साथ ही साथ जो कुछ प्रीमियम फीचर्स या एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन या कैबिन फील में देखने को मिलता है तो वहाँ पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है अर्टिगा उस कैटेगरी के लोगों के लिए एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट ज़रूर बन सकती है। Now we already did the test ride of 2024 Duke 390 few months back, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर जहां पर ये 2024 Duke 390 एकदम प्रैक्टिकल पैकेज साबित होती है और कुछ ऐसे मुद्दे जो अभी भी इस 2024 Duke 390 में जहां मुझे लगता है उनमें सुधार की जरूरत है।
और इसके साथ साथ क्या तब्दीलियां हुई हैं, क्या चेंजेस इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इस 2024 ड्यूक 390 में देखने को मिलते हैं। बात करने वाला हूं उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस 2024 ड्यूक 390 के रिव्यू की। तो शुरुआत पहले कर लेते हैं इसमें हुए बदलावों के साथ। तो सबसे पहला बदलाव जो हुआ है वो ये इसके इंजन को लेके हुआ है। नया LC4C 399cc इंजन इसमें दिया गया है। पावर में हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, अराउंड 1 bhp के आसपास पावर बढ़ा है और अराउंड 2 Nm के आसपास इसका टॉर्क बढ़ा है। ये चेंज इन टर्म्स ऑफ इंजन इसमें हुआ है। इसके अलावा जो है इसका फ्रेम जो है और सब फ्रेम है वो कम्प्लीटली बदल गया है। पहले के मुकाबले एकदम नया फ्रेम अब इस 2024 ड्यूक 390 में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है बाइक का वेट भी जो है तकरीबन 4 kg पहले से कम हुआ है। दैट इज स्पेशली बिकॉज ऑफ द अलॉय व्हील्स डिज़ाइन। इसके जो अलॉय व्हील्स हैं उनमें जो स्पोक्स हैं पहले के मुकाबले कम देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर भी उसकी वजह से ये चेंज इन टर्म्स ऑफ वेट रिडक्शन इस 2024 ड्यूक 390 में देखने को मिलता है। फिर जिसका फ्रंट फेस है वो भी कम्प्लीटली बदल गया है। DRLs जो हैं अब वो अलग से हेडलैम्प से अलग आपको देखने को मिलेंगे। पहले जो थे वो हेडलैम्प में ही इंटीग्रेटेड देखने को मिलते थे, लेकिन अब जो है वो अलग से बाहर की तरफ दिए गए हैं। एंड ऑल्सो जो फ्रंट फोक्स हैं वो भी अब आपको 5 स्टेप एडजस्टेबिलिटी के ऑप्शन के साथ मिलते हैं, जो कि पहले ड्यूक 390 में नहीं आता। तो ये भी एक नया और एक मेजर अपडेट इस 2024 ड्यूक 390 में हुआ है। इसके अलावा आप साइड से जो डिज़ाइन देख रहे हैं, यहाँ पे जो इसके पैनल्स हैं ये भी पहले से ज़्यादा एक्सटेंड हो गए आगे की तरफ और पहले से और ज़्यादा शार्प और अग्रेसिव ये ड्यूक 390 देखने को मिल रही है। फिर इसके अलावा जो है सीट हाइट जो है वो भी बदल गई है। 823 मिलीमीटर पहले सीट हाइट थी, लेकिन अब जो है 2 ऑप्शन है सीट हाइट की, 800 मिलीमीटर और 820 मिलीमीटर। सो इन केस आप टॉलर राइडर हैं तो वहाँ पर आपके पास 820 मिलीमीटर का ऑप्शन भी इस ड्यूक 390 2024 में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक जो चेंज हुआ है वो है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में फीचर ऐड करा गया है। वो है नया सुपर मोटर मोड का फीचर इसमें अब दिया गया है, जिसमें आप लॉन्च कंट्रोल भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्क्रीन का साइज, स्क्रीन का ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो पहले जैसा ही है, कोई बदलाव वहाँ पर नहीं हुआ है। स्विच गियर्स भी आपको बदले हुए देखने को मिलेंगे। राइट साइड लेफ्ट साइड में कंट्रोल्स इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के दिए गए हैं। जो भी एक्सेस आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चाहिए वो यहाँ से आप इन बटन्स के थ्रू कर सकते हैं। टेल लाइट का डिज़ाइन भी डिफरेंट है। LED सेटअप पीछे की तरफ भी दिया गया है। अब इस 2024 KTM ड्यूक 390 का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है, सिटी हाईवे दोनों माहौल में बाइक कैसा परफॉर्म करती है, कहाँ सही है कहाँ नहीं, उसकी बात करते हैं। पहले कुछ पावर फिगर्स पर नजर डालते हैं। 45 bhp इसका पावर है और 39 Nm ये टॉर्क जनरेट करता है। इसमें जो इंजन दिया गया है नया इंजन है, स्लाइटली इंक्रीज पावर एंड स्लाइटली इंक्रीज टॉर्क इसमें देखने को मिलता है। अब शुरुआत से ही KTM की बाइक जो जानी जाती हैं वो अपने इनिशियल स्पाइक या टॉर्क जो शुरुआत में ही बाइक से निकलता और दिखाई देता है उसके लिए और अपने डिजाइन्स के लिए ये ब्रांड सबसे ज़्यादा जाना जाता है। एंड वैसा ही कुछ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इस KTM की 2024 ड्यूक 390 में भी देखने को मिलता है। शुरुआत से ही एक्सेलरेशन आपको क्विक, फास्ट, रिस्पॉन्सिव और वो फन एलिमेंट शुरुआत से ही बाइक में फील होना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर भी पहले से थोड़ी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इस 2024 KTM की ड्यूक 390 में देखने को मिलती है। तो परफॉर्मेंस वाला फैक्टर इनिशियल फेज में आपको वो फन वाला एलिमेंट जरूर देने वाला है। उसके बाद भी बाइक तेज तर्रार फील होती है, पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छी है एंड थ्रू आउट वो आपको परफॉर्मेंस वाला फैक्टर इस 2024 ड्यूक 390 में फील होने वाला है। बट ओवरऑल एज अ परफॉर्मेंस की बात करें तो मामला सॉर्टेड फील होता है, फन है, एक्साइटिंग है एंड क्विक शुरुआत से लेकर अंत तक ये बाइक महसूस होती है। बात करें सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की तो सस्पेंशन सेटअप जो है फ्रंट में आपको USD फोक्स के साथ साथ एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। तो वहाँ पर भी आप अपने हिसाब से स्टिफनेस से सॉफ्टनेस जिस हिसाब से आपको ट्रैक रोड के हिसाब से चाहिए तो वहाँ पर भी वो एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन है एंड वहाँ पर भी ये बाइक परफेक्टली काम करती हुई दिखाई देती है एंड वो भी मामला अब इसका सॉर्टेड पहले से ज़्यादा फील होता है इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन सेटअप। एंड रियर की बात करूँ तो सीट का कंफर्ट हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मुझे लगा, बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप काफ़ी मामला सॉर्टेड यहाँ फील हो रहा है। ब्रेकिंग की बात करूँ डुअल चैनल ABS के साथ साथ आपको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी दिया गया है। तो वहाँ पर भी इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग हाई स्पीड लो स्पीड दोनों ही मामलों में ब्रेकिंग इसकी प्रिसाइज है, सटीक फील होती है।
है, बाइट भी काफ़ी अच्छी है ब्रेक्स की, तो वो ब्रेक वाला एलिमेंट भी कहीं से कॉम्प्रोमाइज्ड फील नहीं होता है। अब सिटी के हिसाब से स्टॉप एंड गो ट्रैफिक जो है वहाँ पर भी बाइक अच्छे से परफॉर्म करती है। हैंडलिंग जो है, मैन्यूवरिंग जो है वो भी काफ़ी बाइक की सॉर्टेड फील होती है। ज़्यादा मशक्क़त बाइक को मैन्यूवर करने में नहीं करनी पड़ती स्लो स्पीड से भी, तो वो भी एक एरिया मुझे लगता है बाइक में काफ़ी अच्छे से हैंडल करा गया है। शुरुआत में जो मैं कह रहा था, कौन सी चीज़ें हैं जो इस बाइक को एक पोटेंट पैकेज बनाती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो इस बाइक में मुझे अभी भी लगता है जहां पर थोड़ी सी सुधार की अभी भी रिक्वायरमेंट है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस बाइक को सेगमेंट में बाकी सभी बाइक से अलग ठहराते हैं। जैसे कि सबसे पहला एलिमेंट जो मुझे इस बाइक को देखते ही इंप्रेसिव लगता है वो है इसका डिज़ाइन। डिज़ाइन के मामले में ये बाइक जो है एकदम आउटस्टैंडिंग लगती है, शार्प है, अग्रेसिव है, स्टाइलिश है, एंड वो जो यूथफुल कैरेक्टर वाली बात होती है तो वो थ्रू आउट इस बाइक के डिज़ाइन में हर तरफ से झलक के ज़रूर आता है। अब जो अगला एलिमेंट मुझे इस बाइक के बारे में इंप्रेसिव है, इस बाइक को लेकर इंप्रेसिव लगता है, वो है इसके परफॉर्मेंस को लेकर। बाइक में हालांकि अब जो है थोड़ी सी पावर और टॉर्क की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बाइक का जो शुरुआत का स्पाइक है या शुरुआत का जो पंच है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा जो लो एंड है, जहां पर पहले कस्टमर को शिकायत रहती थी या राइडर्स को शिकायत रहती थी, वहां पर भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट पहले के मुकाबले देखने को मिल रही है। फिर अगला एलिमेंट जो मुझे इस बाइक को लेके इंप्रेसिव लगता है वो है इन टर्म्स ऑफ टेक एंड फीचर्स जो इस बाइक में दिए गए हैं। एडिशनल जो फीचर इसमें ऐड करा गया है सुपर मोटो बोर्ड को लेकर, लॉन्च कंट्रोल वाला ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा इसमें ड्यूअल चैनल एबीएस जैसे फीचर, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है। ये सब फीचर्स जो हैं इस बाइक को काफ़ी पोटेंट पैकेज ज़रूर बनाते हैं। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो मुझे लगता है इस 2024 ड्यूक 390 में जहां पर अभी सुधार की जरूरत है, सबसे पहला जो है वो है इसकी सीट की कुशनिंग को लेकर। सीट जो है अगर आप शॉर्ट राइड या सिटी में राइड कर रहे हैं तो वहां पर कोई दिक्कत या अनकंफर्टेबल आपको महसूस नहीं कराएगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड्स पर जा रही हैं तो वहां पर मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर कंफर्ट इसकी सीट्स में होना चाहिए था। अब जो अगला एलिमेंट मुझे लगता है थोड़ा सा और सॉर्टेड अगर इस बाइक पे फील होता तो ज़्यादा और बेटर पैकेज ये बाइक बन सकती थी, वो है वाइब्रेशंस को लेकर। टैंक में, हैंडल बार में एंड सीट में भी आपको स्लो स्पीड्स और कभी कभार जब 4500 आरपीएम के आसपास आप बाइक को ले जाएंगे तो वहां पर भी आपको वाइब्रेशंस इस बाइक में फील होंगी। तो ये भी एक एलिमेंट लगता है मुझे जहां पर और इंप्रूवमेंट अभी भी थोड़ी मुझे लगता है हो सकती है। हमेशा की तरह एक बार फिर वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन आज के शो से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो भेज सकते हैं। और हमेशा की तरह ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर योर हेलमेट वाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू ET Now Swadesh।